हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए थे, कल की मतलब जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें पूछे गए थे, तो वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट में कराने वाली हूँ। जिनका आज शाम को पेपर है या भी जो लोग जिनका अभी मॉर्निंग में पेपर है वो फटाफट रिवीजन करके चले जाइएगा। जिनका कल पेपर है वो इन टॉपिक पर विशेष रूप से फोकस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट करते हैं। देखो, सिफिलिस हो सिफिलिस हो और गोनोरिया, इन दोनों के बारे में पूछा गया है। कल की शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में पूछा गया आज की, और जो पुरानी शिफ्ट थी, पिछली जो लास्ट शिफ्ट हुई थी, उनमें भी पूछा गया था। ये सिफिलिस और गोनोरिया दोनों ही यौन संचारित रोग हैं। ये जो सिफिलिस रोग है इसको मौन रोग भी बोलते हैं। तो आप आज आज ये पूछा गया था कि किस रोग को, निम्न में से किस रोग को मौन रोग कहा जाता है, या किस यौन रोग को मौन रोग कहा जाता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो आपको सिफिलिस और गोनोरिया कर लेना। अच्छे से सुनो। तो ये आज यौन संचारित रोग पूछ लिया है आपसे, तो हो सकता है कल आपसे ये पूछ लें कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, किसमें डाउन सिंड्रोम वगैरह है, टर्नर सिंड्रोम वगैरह है। तो वो भी मैं अभी प्रैक्टिस करा देती हूँ, तो उनसे भी गलत, क्योंकि आज हो सकता है उस क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि वो यौन संचारित रोग उन्होंने पूछ लिया, डिप्थीरिया, डायरिया, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछ ली है, तो ये अब उनका पूछा जाना बनता है। सिफिलिस की बात करते हैं। तो सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रोपोनोमा पैलिडम के कारण होता है। याद रखना, ये ट्रोपोनोमा पैलिडम क्या है? एक जीवाणु है। आज एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कोई मतलब बैक्टीरिया वाली बीमारी दे दी थी और उस पूछा था कि इसके लिए कौन सी दवाई दी जाती है। तो याद रखो कि अगर कोई बैक्टीरियल आपको कोई बीमारी लग गई है, या बैक्टीरियल किसी चीज़ की बीमारी है, बैक्टीरियल द्वारा कोई बीमारी है, तो हमेशा एंटीबायोटिक दिया जाएगा। कभी भी अगर बैक्टीरिया से कोई चीज़ हुई हो तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा। और अगर वायरस से हुआ हो, जैसे सर्दी फ्लू हो जाता है, तो क्या वो एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। कभी भी वायरल वाली बीमारी को एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं दी जाती है ना। तो यहाँ जहाँ पर भी बैक्टीरिया वाला आ जाए तो वहाँ बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक लगाइएगा। एंटीबायोटिक आपको लगाना है। कभी भी कोई भी बीमारी मतलब बैक्टीरिया द्वारा अगर होती है, तो ये किसके द्वारा फैलता है? यौन संपर्क द्वारा फैलता है। इसके अलावा सिफिलिस गर्भावस्था से माँ से बच्चे में भी फैल सकता है, प्लेसेंटा द्वारा। सिफिलिस में क्या लक्षण होते हैं? जननांगों पर दर्द होता है, और त्वचा पर दाने और घाव हो जाते हैं, जोड़ों पर हड्डियों में दर्द होता है, और कई न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी आती हैं। एक होता है गोनोरिया। गोनोरिया को हम जूजॉक रोग भी बोलते हैं। गोनोरिया को क्या बोलते हैं? जूजाक रोग भी बोलते हैं। और ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका बैक्टीरिया का नाम ही नेसेरिया गोनोरिया है, और ये आमतौर पर यौन संपर्क में फैलता है। इसमें कई लक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे जननांगों में दर्द होता है, त्वचा और घाव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा पुरुषों में अगर ये हो जाता है तो उनके मूत्र मार्ग में पीला या हरा डिस्चार्ज होने लगता है, मूत्र मार्ग में दर्द या जलन होने लगता है, और गले में संक्रमण भी इनके कारण पुरुषों में हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पूछ सकते हैं कि समेकित बाल संरक्षण जो योजना है उसके घटक कितने हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना आप जानते हैं, आईसीडीएस को हम समेकित बाल संरक्षण योजना या एकीकृत बाल संरक्षण योजना भी बोलते सकते हैं। तो इसके घटक कितने? देखो, इसमें 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और इसमें घटक में मतलब घटक कितने होते हैं? तो 6 सेवाएं हैं और इसके 4 घटक होते हैं। 4 घटक में पहला होता है प्रारंभिक बचपन और देखभाल। पहला घटक होता है प्रारंभिक बचपन और देखभाल, इसका पहला घटक होता है। ठीक है, याद रखना, ये पहला घटक है। दूसरा होता है देखभाल के साथ साथ पोषण देना, ये दूसरा घटक होता है। दूसरा घटक क्या होता है? देखभाल के साथ साथ पोषण देना। तीसरा इसका घटक होता है स्वास्थ्य सेवाएं। तीसरा इसका घटक क्या होता है? जो स्वास्थ्य सेवा होती है वो इसका तीसरा घटक होता है। चौथा होता है जागरूकता देना, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो इसका चौथा घटक होता है। तो अब आपसे पूछेंगे कि समेकित बाल संरक्षण योजना के कितने घटक है? तो इसके टोटल 4 घटक होते हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना के कितने घटक होते हैं? टोटल 4 घटक होते हैं। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत बाल संरक्षण योजना में कितनी बाल कल्याण समितियां स्थापित की गई हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आईसीडीएस योजना में बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 20 बाल कल्याण समितियां स्थापित की है। कितनी? 20 बाल कल्याण समिति स्थापित की हैं। आईसीडीएस के अंतर्गत बाल संरक्षण योजना में कितनी अशासकीय संस्था संचालित हैं? तो आईसीडीएस के अंतर्गत जो बाल संरक्षण योजना है उसमें 90 अशासकीय संस्थाएं संचालित हैं। कितनी? 90। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि बाल विकास क्या होता है? बाल विकास को हम क्या बोल सकते हैं? तो बाल विकास जो होता है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। बाल विकास को हम क्या बोलते हैं? एक प्रक्रिया बाल विकास को बोलते हैं। ठीक है, देखो,
ये गर्भधारण पूर्व प्रसव और जो निदान तकनीक होती है जिसको हम पीएसपी एनडीटी अधिनियम बोलते हैं। देखो एमटीपी एक्ट पूछ लिया है, आईएमटीपी एक्ट पूछ लिया है जो अनैतिक व्यापार अधिनियम है। अब इसकी बारी है, वो एमटीपी एमटीपी ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना, लेकिन ये अब गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये कब लागू हुआ है? 20 सितंबर 1994। गर्भधारण से पहले ये पहले ही तय कर लेना कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। प्रसव होने से पहले ही ये पता कर लेना कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस अधिनियम के तहत आपराधिक प्रवृत्ति का घोषित करती हैं व्यक्ति को, और उसके तहत उसको सजा प्रदान की जाती है। इसको ही हम बोलते हैं पीएसपी एनडीटी अधिनियम। लागू कब हुआ? ये 20 सितंबर 1994 को। इसमें संशोधन कब हुआ? 14 फरवरी 2003 में। इसमें 8 चैप्टर हैं, मतलब 8 अध्याय हैं, और 34 इसमें धाराएं हैं। सजा इसमें क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति लिंग चेक कराता है, बच्चे का लिंग चेक कराता है, तो उसको कितने वर्ष तक की सजा और जुर्माना मिलता है? तो उसको 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। लेकिन अभी इसमें वर्तमान में संशोधन हुआ है, कब? 2003 में। तो इसके तहत क्या होता है? इसको 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50,000 का जुर्माना। पहले केवल 3 साल की सजा होती थी, अब 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50,000 जुर्माना। ये किसी न किसी से पूछा जरूर जाएगा। मैं बहुत फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए इन फैक्ट को बहुत अच्छे से कर लेना। जो न्यू है चैनल पर और जिनका अप्रैल में, मार्च लास्ट में या अभी मार्च में एग्जाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो जितनी भी वीडियो मैं ला रही हूँ मैं उन्हीं टॉपिक पे ला रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिड डे मील योजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मिड डे मील योजना की शाम को वीडियो लेके आऊँगी। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो अभी मैं बता ही देती हूँ। मिड डे मील योजना पर मैंने ऑलरेडी ही कम से कम 70-80 क्वेश्चन यूट्यूब पर करवा चुकी हूँ। बाकी मैं और शाम को करवा दूँगी, आप लोग फिर भी पढ़ लेना। मनरेगा मिड डे मील योजना, मैंने आपको, जो लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो, मैंने आपको 5-6 दिन पहले ही बोल दिया था कि जो ये मनरेगा जैसे ही खत्म होगा ना इनका, ये मिड डे मील योजना पे आ जाएंगे, और मिड डे मील योजना करा ही रहे। मैंने मिड डे मील योजना के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं सब कुछ आप लोगों को करा दिए हैं, तो कर लेना। अब बात करते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम, यदि औरत प्रेग्नेंट है और किसी संस्था में काम करती है, ऐसी संस्था जहाँ पे 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस महिला को मातृत्व लाभ अधिनियम का लाभ दिया जाएगा। मतलब उसको अवकाश दिया जाएगा, और उन अवकाश के दिनों में उसको पैसे भी दिए जाएंगे, उसकी छुट्टी नहीं काटी जाएगी। ये इसका जो पहला चरण आया था ये 12 दिसंबर 1961 में आया था, और इसका संशोधन कब आया था? 1 अप्रैल 2017 को इसका संशोधन आया था। 12 दिसंबर 1961 में ये पहले बार आया था, और संशोधन कब आया था? 1 अप्रैल 2017। पहले इसमें कितना अवकाश दिया जाता था? 12 सप्ताह अवकाश दिया जाता था। वर्तमान में कितना दिया? 26 सप्ताह। ये आज पूछा गया था आज ये पूछा गया था। अब ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि मातृत्व लाभ अधिनियम का लाभ कितने बच्चे तक दिया जा सकता है? तो याद रखना 2 बच्चों तक दिया जा सकता है। आप पूछ सकते हैं कि मातृत्व लाभ अधिनियम का लाभ देने वाला भारत कौन सा देश है? तो भारत तीसरा देश है। कनाडा पहले है 50 वीक, और नॉर्वे 44 वीक है। 9 से अधिक संस्थान, 9 से अधिक ऐसे संस्थान, 9 से अधिक संस्थान मतलब ये 10 कर्मचारी होना चाहिए कम से कम, तो 9 से अधिक होना चाहिए। तो 9 से अधिक संस्थानों वालों में ये जो अधिनियम का लाभ मिलता है। और जो उस महिला को लाभ मिलता है उसको कम से कम 80 दिन काम करना होता है, मतलब 80 दिन उसने कम से कम काम किया हो, 80 वर्किंग डेज। इसके अलावा जो कमीशन मदर होती हैं, मतलब जिन्होंने सरोगेसी से मदर बनती हैं, और या जो जिन्होंने बच्चे को गोद लिया होता है, उनका बच्चा अगर 3 साल से कम होता है तो उनको भी इस अधिनियम का लाभ दिया जाता है, वो भी इस अधिनियम में लाभ की पात्र होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा पहले कितना दिया जाता था? 12 सप्ताह दिया जाता था। हाँ, एक और इसमें बात की गई है, इसमें 3500 रुपये भत्ता दिया जाता है, 3500 रुपये भत्ता दिया जाता है इसके अंतर्गत। इसके अलावा और क्या कहा है? हाँ, अगर 50 से अधिक कर्मचारी इस संस्था में काम कर रहे हैं तो उनके लिए शिशु क्रंच सेंटर की स्थापना की जाती है, मतलब वहाँ पर शिशु क्रंच बनाए जाएंगे उस कंपनी में। एक और योजना चल रही थी, राष्ट्रीय शिशु क्रंच योजना, 2017 से चलाई जा रही है। क्रंच योजना से याद रखना, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिशु क्रंच योजना 2017 से चलाई जा रही है। जो श्रम मंत्रालय होता है उसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। उसमें महिलाएं जो है अपने बच्चों को क्रंच सेंटर में छोड़ सकती हैं। मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये अभी अपन ने पढ़ा है। चिकित्सीय समापन, ये मेडिकल टर्मिनेंसी ये बोला है। देखो
अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि प्रसव पूर्व लिंग चयन तकनीक अधिनियम, ये है एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट मतलब होता है, एमटीपी एक्ट बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये भी आज पूछा गया था, पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था। सबसे पहले याद रखना ये कब आया था, 1971 में आया था। गर्भपात को लेकर ये कानून बना है, 10 अगस्त 1971 को बना है। एक डॉक्टर की राय पर 12 सप्ताह तक अबॉर्ट कर सकते हैं बच्चों को, लेकिन अगर 12 सप्ताह से बाद में अबॉर्ट करना हो बच्चों को, बच्चे गर्भपात करना हो किन्हीं परिस्थितियों में, तो कम से कम 2 डॉक्टर की सलाह उसमें ली जानी चाहिए। पूछ सकते हैं कि यदि 12 सप्ताह से अधिक महिला का गर्भपात करना हो तो कितने डॉक्टरों की सलाह ली जाती है, तो 2 डॉक्टर की सलाह ली जाती है। मातृत्व से जुड़ी मौतों को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। 2021 में इसमें संशोधन हुआ, ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज है ना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पूछा था कि संशोधन कब हुआ है, कौन सी धारा जोड़ी है, ये सब पूछा है। कभी भी नए संशोधन में कोई भी धारा जोड़ेगी ना तो ऐसे जोड़ेगी, जैसे 2 खा 5 खा 6 ग या 6D, मतलब उन्हीं धाराओं के अंतर्गत जुड़ती है, ये ध्यान रखना। फिर इस कानून के तहत पंजीकृत या लाइसेंस जो चिकित्सा पेशेवर है वही गर्भपात कर सकते हैं कुछ विशेष स्थिति में। 1971 के अधिनियम के तहत गर्भपात की समय सीमा 20 हफ्ते थी, लेकिन सामान्य स्थिति में 12 हफ्ते थी और विशेष स्थिति में 20 हफ्ते थी, लेकिन 2021 के संशोधन द्वारा 20 हफ्ते को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 24 हफ्ते कर दिया है। अगर 20 सप्ताह पे गर्भपात करेंगे तो 2 डॉक्टरों की सलाह ली जाएगी। 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक होती है। 20 सप्ताह तक गर्भ की समाप्ति के लिए एक चिकित्सक की राय आवश्यक होती है। 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए क्या होता है, एक चिकित्सक की राय आवश्यक होती है, लेकिन उसके बाद के लिए 2 चिकित्सक की राय आवश्यकता होती है। याद रखना, ये नए, पहले क्या था, 12 के बाद के लिए 2 चिकित्सक की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब नया जो अधिनियम आया है संशोधन, उसमें 20 सप्ताह के बाद यदि गर्भपात करते हैं तो 2 डॉक्टरों की सलाह आवश्यक होती है, जो भी पंजीकृत होते हैं। ये कोई भी दुष्कर्म हुआ, महिला के साथ बलात्कार हुआ हो या कोई और स्थिति हो, बच्चा कमजोर हो, बच्चे की स्थिति खराब हो, तो उसमें ये अधिनियम का लाभ हम इस अधिनियम के तहत गर्भपात दे सकते हैं। नए कानून SDG 3.1, 3.2 और 5.6 को पूरा करेगा, जो कि मातृ मृत्यु दर को कम करता है। ये SDG के लक्ष्य हैं 3.1, 3.7 और 5.6। 3.6 बोलता है मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना, और 3.7 और 5.6 क्या बोलता है, यौन प्रजनन, स्वास्थ्य तथा अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच और समझ की बात करता है। मेडिकल जो बोर्ड बनेगा इस एक्ट के तहत, उसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, एक बाल रोग विशेषज्ञ होगा, एक रेडियोसोनोलॉजिस्ट होगा और एक अधिसूचित सदस्य होगा, जो कि इसके तहत अधिसूचित किया जाएगा। इसके नियम जो होंगे एमटीपी एक्ट के केंद्र सरकार बनाएगा और विनियमन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ठीक है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा चार्ट, ये चार्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ट से इसलिए लेके आई हूँ, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से है ना, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाले क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो मैं बताऊँ। जैसे कि आपको पता है DPT, अब आपको पता है DPT की 3 खुराक तो कब दी जाती है, 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में दी जाती है। किसके साथ दी जाती है, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ DPT वैक्सीन दे दी जाती है। उसके बाद 16 से 24 महीने में इसका 1 बूस्टर खुराक दिया जाता है, और जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तब 2 बूस्टर खुराक दूसरा बूस्टर खुराक दिया जाता है। तो टोटल 3 ये हो गई, एक ये, तो टोटल कितने हो गए DPT की, 5 खुराक। अभी आपको DPT के बारे में पता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, DPT को तोड़ दिया उन लोगों ने, इसको दे दिया डिप्थीरिया नाम, इसको दे दिया उन्होंने पर्टूसिस नाम, इसको दे दिया उन्होंने टिटनेस नाम। अब आपसे पता है क्या पूछेंगे, टिटनेस का पहला वैक्सीन कब दिया जाता है, टिटनेस का दूसरा वैक्सीन कब दिया जाता है, पर्टूसिस काली खांसी, पर्टूसिस मतलब क्या होता है, काली खांसी, तो काली खांसी की तीसरी डोज कब दी जाती है, काली खांसी की पहली डोज कब दी जाती है ना। ऐसे ही बोलेंगे डिप्थीरिया का पहला डोज कहाँ पे दिया जाता है, किस प्रकार की वैक्सीन है। आपने पढ़ा हुआ है डिप्थीरिया, लेकिन वो अलग अलग तोड़ तोड़ के पूछ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, डिप्थीरिया को अलग अलग भी करके याद कर लेना है, DPT को अलग अलग करके याद कर लेना है। डिप्थीरिया DPT की वैक्सीन कहाँ दी जाती है, किस मार्ग में दी जाती है, कब दी जाती है, पहली डोज कब, दूसरी डोज कब, तीसरी डोज कब, ये पूछा जा रहा है। आने वाले जो समय में आप ये देखेंगे कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में किस वैक्सीन को कब कब शामिल किया गया, ये पूछे जाएंगे। चलिए अभी अपन ये पढ़ते हैं।
सबसे पहले देखते हैं जन्म के तुरंत बाद। जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर कौन सी दी जाती है? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो या तो यौन संपर्क द्वारा फैलता है या रक्त संबंध द्वारा फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। अगर रिकॉम्बिनेंट ऑप्शन में नहीं आए, निष्क्रिय ऑप्शन में आ जाए तो निष्क्रिय भी इसका आंसर हो जाएगा। ये जन्म के समय दी जाती है हेपेटाइटिस। अब आपसे पूछें कि जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन है उसकी मात्रा कितनी दी जाती है, तो हेपेटाइटिस की मात्रा 0.5 ml दी जाती है। हेपेटाइटिस का माध्यम क्या होता है? IM मोड द्वारा दी जाती है या इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा दी जाती है, बाईं मध्य जांघ के आगे और बाहरी हिस्से में। ये अब पूछेंगे कि जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन है वो कहाँ दी जाती है, तो आपको याद रखना है बाईं जांघ में दी जाती है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन कहाँ दी जाती है? जांघ में दी जाती है, और वो भी कौन सी जांघ में? बाईं जांघ में। अब बात करते हैं जन्म के तुरंत बाद या 15 दिनों के अंदर। सबसे पहले पोलियो की जीरो खुराक। आज एक क्वेश्चन पूछा था कि पोलियो की जो जीरो खुराक, मतलब शुरू में बच्चों को पोलियो खुराक क्यों दी जाती है? क्योंकि बच्चे की नर्वाइंस जो होती है ना बहुत कमज़ोर होती हैं। अगर हम पोलियो की दवा इस समय नहीं देंगे ना तो बच्चा क्या हो जाएगा? अपाहिज हो सकता है, इसलिए तुरंत इसको देने की सलाह दी जाती है। 2 बूंद इसको दी जाती है, ओरल दी जाती है और मुंह के माध्यम से, मतलब ओरल मतलब मुख के माध्यम से दी जाती है। ये हो गई हेपेटाइटिस और पोलियो की बात करते हैं अपन BCG की। आज BCG का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, बैसिलस कैलमेट गुइरिन होता है। इसके अलावा एक शिफ्ट में ये पूछा गया था कि ये कहाँ पे दी जाती है। तो याद रखना, वैसे तो जनरली सारी जो वैक्सीन होती हैं बच्चों की वो उनको जांघ में दी जाती हैं, लेकिन BCG एक ऐसी वैक्सीन है जो कि कहाँ पे दी जाती है? जो भुजा में दी जाती है। BCG एक ऐसी वैक्सीन होती है जो भुजा में दी जाती है। BCG का मार्ग क्या होता है? तो ये त्वचा के नीचे दी जाती है। त्वचा के नीचे दी जाती है मतलब इंट्राडर्मल दी जाती है। इंट्राडर्मल का कोण कितना होता है? 15 से 25 होता है। IM का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद मत, और अगर जन्म के तुरंत बाद ये दी जाती है तो इसकी 0.05 ml मात्रा दी जाती है। इसकी 0.05 ml मात्रा दी थी, लेकिन यदि इसको तो जन्म के तुरंत बाद अगर किसी कारण से नहीं दे पाए हैं तो उसे 1 साल के अंदर अंदर में देते हैं, और अगर 1 साल के अंदर अंदर में देंगे उसको तो कितनी मात्रा दी जाएगी? उसकी 0.1 ml दी जाएगी। ठीक है, बात हो गई BCG की। आज ही BCG से क्वेश्चन पूछे गए थे, कल या परसों में हेपेटाइटिस से पूछे गए थे। तो आपको ये तीनों क्लियर हुई, ये वैक्सीन तीनों क्लियर हुई। अब अपन अगली वैक्सीन पर पहुँचते हैं। अगली वैक्सीन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 6 सप्ताह में, 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में और 14 सप्ताह में। ये 3 सप्ताह ऐसे होते हैं इसमें मोस्टली वैक्सीन दी जाती है। 6वें सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह। सबसे पहली तो होती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। आज एक क्वेश्चन पूछा गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में पूछा था, ये कब दिए जाते हैं? तो देखो, हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ ही दी जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में एक तो क्या दिया जाता है? DPT वैक्सीन दी जाती है। DPT वैक्सीन की 3 खुराक हो गई, DPT 1, 2, 3। एक दी जाता है हेपेटाइटिस, तो क्या हो गया? चौथा। और जो 5वां होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, तो जब भी जो डोज हम DPT की दे रहे हैं वही हम हेपेटाइटिस की देंगे और वही हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की देंगे। पेंटावेलेंट। अब बात करते हैं 6 माह पे। सबसे पहले पोलियो। देखो, हमने पोलियो की पहली खुराक तुरंत बाद दे दी थी जन्म के। अब हम वो 0 खुराक होगी, जो जन्म के तुरंत बाद देते हैं वो 0 खुराक होती है। अब 6वें सप्ताह में पोलियो की पहली खुराक देते हैं, 10वें सप्ताह में दूसरी देते हैं और 14वें सप्ताह में कौन सी देते हैं? तीसरी खुराक देते हैं। बात करते हैं रोटा वायरस की। रोटा वायरस भी ओरल ही दी जाती है, जैसे कि पोलियो की 2 बूंद दी जाती है, रोटा वायरस की 5 बूंद दी जाती है। तो वही हम 10वें सप्ताह में रोटा वायरस की दूसरी खुराक दी हमने, ठीक है, और 14वें सप्ताह में हमने रोटा वायरस की तीसरी खुराक दी। दोनों, ये पोलियो और रोटा वायरस दोनों ही ओरल दिए जा रहे हैं। पोलियो की 2 बूंद दी जाती है और रोटा वायरस की 5 बूंद दी जाती है। अब बात करते हैं हम FIPV की। FIPV 10वें सप्ताह में नहीं दी जाती। FIPV की जो पहली डोज दी जाती है वो 6वें सप्ताह में दी जाती है। जो FIPV है, ये FIPV जो है, FIPV इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी साल्क ने। साल्क ने इसकी खोज की थी। ये पोलियो की निष्क्रिय वैक्सीन होती है। एक क्वेश्चन आया था कि OPV और IPV में क्या अंतर होता है? OPV
और आईपीवी में क्या अंतर होता है? तो सिंपल सा अंतर है कि ये ओपीवी जो होती है वो सक्रिय वैक्सीन होती है। ओपीवी कैसी वैक्सीन है? सक्रिय। और आईपीवी कैसी वैक्सीन होती है? निष्क्रिय वैक्सीन होती है। ओपीवी को हम कौन सी वैक्सीन कहते हैं? स्वाविन वैक्सीन कहते हैं। और आईपीवी को कौन सी बोलते हैं? साल्क वैक्सीन बोलते हैं। ये आईडी मोड द्वारा दी जाती है, निष्क्रिय ये वैक्सीन होती है। पहली वैक्सीन इसकी 6वें सप्ताह में दी जाती है, और दूसरी वैक्सीन इसकी कब दी जाती है? 14वें सप्ताह में दी जाती है, और तीसरी इसकी 9वें महीने में दी जाती है। अब आपको ये याद कर लेना है, ये पूछा जा सकता है। एफआईवी की पहली वैक्सीन कब दी जाती है? 6वें सप्ताह में। दूसरी कब दी जाती है? 14वें सप्ताह में। और तीसरी कब दी जाती है? 9वें महीने में दी जाती है। ठीक है, ये हम बात कर। अब एफआईवी की मात्रा की बात करें, एफआईवी की मात्रा की बात करें तो देखो, सारी वैक्सीन की जो मात्रा होती है वो 0.5 ml होती है, लेकिन ये एफआईपीवी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.1 ml होती है। कितनी होती है? 0.1 ml होती है एफआईपीवी की मात्रा। तो ये याद रखना, टीकाकरण से और कुपोषण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चार्ट है ना, मैं अपनी एप्लीकेशन पर डाल दूंगी। एप्लीकेशन पे आप लोग निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी डली हुई है, तो इंस्टाग्राम से भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको बहुत सारी मैंने निःशुल्क पीडीएफ डाली है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ डाली है। फ्री वाले फोल्डर में जाइएगा, वहाँ वहाँ आपको सारी फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। ई बुक वाले फोल्डर में भी कुछ मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको कैसे जाना है? एप्लीकेशन पर जाना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके अपना एक पासवर्ड बनाना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। आपकी एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ई बुक्स हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे पूरे अधिनियम के एक साथ आपको एमसीक्यू चाहिए है, पूरे अधिनियम की आपको थ्योरी चाहिए है। उसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हुए, बाल विकास हुआ, जो योजनाएं हुई, ये इन सारे की आपको 50-50, 60-60 रुपये में ई बुक मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज जो हमारा पूरा कोर्स परचेस नहीं कर पाए थे, वो टॉपिक वाइज भी वहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर नहीं परचेस करना चाहते तो वहाँ पे निःशुल्क भी डला हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो एफआईपीवी की बात करें तो सारी वैक्सीन की 0.5 ml मात्रा होती है, लेकिन एफआईपीवी एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसकी मात्रा क्या होती है? 0.1 ml होती है। और याद रखना, एफआईपीवी में 10वें सप्ताह में वैक्सीन नहीं दी जाती। अब और याद क्या रखने वाली बात है, देखो, ये एफआईपीवी पहली खुराक 0.5 ml आईडी मोड। ठीक है, ये हमने फिर 14वें सप्ताह में देखे दूसरी खुराक एफआईपीवी। ठीक है, 0.1 ml आईडी मोड। लेकिन अंतर दोनों में कहाँ लग रहा है? दाहिनी बाह के ऊपरी भाग, दाहिनी बाह के ऊपरी भाग, दोनों में सेम है। दोनों में याद रखना कि जो एफआईपीवी की वैक्सीन है वो कहाँ लगाई जा रही है? वो भुजा में लगाई जा रही है। जैसे कि बीसीजी की वैक्सीन बाएं भुजा में लगाई जाती है, वैसे ही एफआईपीवी की वैक्सीन दाईं भुजा में लगाई जाती है। एफआईपीवी की कहाँ लगाई जाती है? दाईं भुजा में लगाई जाती है। लेकिन जो इसकी तीसरी खुराक दी जाती है 9वें महीने में, एफआईपीवी की जो तीसरी खुराक दी जाती है 0.1 ml की, वो कहाँ दी जाती है? वो बाएं बाजू के ऊपरी भाग में दी जाती है। वो कहाँ दी जाती है? बाएं बाजू के ऊपरी भाग में दी जाती है। 6वें वाली और 14वें वाली जो है दाहिनी बाह में दी जाती है, लेकिन जो 9वें महीने वाली है वो कहाँ दी जाएगी? बाईं भुजा में दी जाएगी। याद रख लेना। ठीक है, अब ये हो गया आपका एफआईपीवी। अब बात करते हैं अपन पीसीवी की। पीसीवी जो वैक्सीन है, ये पीसीवी की वैक्सीन है, ये 3। इसको भी कब, जैसे कि जो एफआईवीवी का रहता है, एफआईपीवी का क्या था? 6वें सप्ताह, 14वें सप्ताह और 9वें महीना। सेम वैसे ही पीसीवी का है। पीसीवी को हम बोलते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन। निमोनिया के लिए ये वैक्सीन है। 2017 में इसको शामिल किया गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। इसकी जो पहली खुराक है पीसीवी की किस माध्यम से दी जाती है? पीसीवी जो खुराक होती है वो आईएम मोड से दी जाती है। पीसीवी की खुराक किस मोड से दी जाती है? पीसीवी की जो खुराक होती है वो आईएम मोड से दी जाती है, मतलब इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा दी जाती है। किस द्वारा? इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा पीसीवी की वैक्सीन दी जाती है। ये 3 वैक्सीन होती हैं, किस द्वारा दी जाती है? इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा ये पीसीवी की वैक्सीन दी जाती है। ये पूछ सकते हैं कि पीसीवी की वैक्सीन को क्या कैसे देते हैं, तो इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा या मांसपेशियों में या पेशी मार्ग में देते हैं। इसको कहाँ पे देते हैं? देखो, पहली जब डोज दी जाती है तो दाईं जांघ में दी जाती है, दूसरी डोज भी दाईं जांघ में दी जा रही है, तीसरी डोज भी दाईं जांघ में दी जा रही है। तो याद रखना कि जो निमोनिया की वैक्सीन है वो कहाँ दी जाती है? निमोनिया की जो वैक्सीन है वो दाईं जांघ में दी जाती है। निमोनिया की वैक्सीन कहाँ दी जाती है? दाईं जांघ में निमोनिया की वैक्सीन दी जाती है। याद रखना है आपको। ठीक है, इसका मात्रा 0.5 ml, मार्ग आईएम मोड। आईएम मोड पर डिग्री बनती है 90 डिग्री का इंजेक्शन, और दाईं जांघ में ये दी जाती है।
ठीक है। अब बात करते हैं अपन पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट की पहली खुराक कब दी जाती है? 6वें सप्ताह में। दूसरी खुराक कब दी जाती है पेंटावेलेंट की? 10वें सप्ताह में। और तीसरी खुराक कब दी जाती है पेंटावेलेंट की? 14वें सप्ताह में। इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml। डीपीटी को इसमें डीपीटी भी शामिल है, इसमें हेपेटाइटिस भी शामिल है, और इसमें हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा भी शामिल होता है पेंटावेलेंट वैक्सीन में। कहाँ पे दी जाती है पेंटावेलेंट वैक्सीन? बाएं मध्य जांघ पर, बाएं मध्य जांघ पर और बाएं मध्य जांघ पर। मतलब जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है इसकी तीनों डोज जो होती हैं वो बाएं मध्य जांघ पर दी जाती हैं। कहाँ पर? बाएं मध्य जांघ पर दी जाती हैं। ठीक है, ये पूरी वैक्सीन आपकी ये वाली हो गई जो 14वें सप्ताह तक दी जाती हैं। अब बात करते हैं अपन 9 महीने में। 9 महीने में एक दी जाती है एमआर की वैक्सीन, मीजल्स रूबेला की। ये इसकी पहली खुराक दी जाती है 0.5 ml, और किस मोड द्वारा दी जाती है? तो याद रखना, जो खसरा की वैक्सीन है वो सब क्यूटेनियस मोड द्वारा दी जाती है, मतलब एससी मोड द्वारा दी जाती है। दाहिनी बाह के ऊपरी भाग पर दी जाती है। कहाँ पे देते हैं? दाहिनी भाग के ऊपरी भाग पर देते हैं इसका। एक 9 महीने में पीसीवी का बूस्टर दिया जाता है, जो अभी मैंने पढ़ाया, दाहिनी भाग के ऊपरी भाग में दिया जाता है। अब बात करते हैं बूस्टर खुराक की 16 से 24 महीने वाले। सबसे पहले पोलियो का बूस्टर दिया जाता है, 2 बूंद दी जाती है, ओरली दिया जाता है, मुंह में दिया जाता है। जो पोलियो का पहला बूस्टर कब दिया जाता है? 16 से 24 महीने में दिया जाता है। बात करते हैं हम एमआर का दूसरी खुराक की। पहली हमने 9 महीने में दे दी थी, दूसरी कब देंगे हम? 16 से 24 महीने में देंगे। ठीक है, और फिर डीपीटी का पहला बूस्टर भी कब देंगे? 16 से 24 महीने में देंगे, बाएं मध्य जहाँ पर। डीपीटी मतलब समझ रहे हो ना, डिप्थीरिया भी है इसमें, पर्टूसिस मतलब काली खांसी भी है, और टेटनेस मतलब धनुष टंकारी या टेटनेस भी है। तो टेटनेस अकेले का भी पूछेंगे ना कि टेटनेस का बूस्टर कब दिया जाता है, तो वही 16 से 24 महीने में आ जाएगा पहला। अगर आपसे पूछेंगे काली खांसी का बूस्टर कब दिया जाता है, तो वही 16 से 24 आए, क्योंकि डीपीटी में ये तीनों वैक्सीन शामिल है। 5 से 6 वर्ष पर डीपीटी का दूसरा बूस्टर दिया जाता है, दाहिनी बाह पर। देखो अभी तक आप जो दे रहे थे, डीपीटी की जो वैक्सीन आप दे रहे थे वो बाईं जांघ पर दे रहे थे। डीपीटी की तीनों वैक्सीन जो पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी, और जो पहला बूस्टर वो हमने कहाँ दिया? बाएं मध्य जांघ में दिया। लेकिन डीपीटी का जो दूसरा बूस्टर है 5 से 6 वर्ष वाला, वो हमने कहाँ पे दिया? दाहिनी बाह पर दिया है। अब 10 वर्ष पर TD1 और TD दिया जाता है। 10 और 16 टिटनेस को जब हम देखो, जब हम छोटे से बच्चे को देते हैं, 5 वर्ष तक के बच्चे को देते हैं, तो 5 से 6 वर्ष भी हो जाता है तो हम उसको डीपीटी ही देते हैं अगर हमें टिटनेस देना होता है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 7 वर्ष से ज़्यादा है तो कभी भी डीपीटी की वैक्सीन नहीं देते, उसके लिए टिटनेस डिप्थीरिया या TD की वैक्सीन दी जाती है। इसकी 0.5 ml मात्रा दी जाती है, इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा दी जाती है और दाहिनी भुजा पर दी जाती है। टीडी की वैक्सीन आपसे पूछ सकते हैं कि टिटनेस डिप्थीरिया की वैक्सीन कहाँ दी जाती है? दाहिनी भुजा पर दी जाती है, याद रखना, कहाँ पर? दाहिनी भुजा पर दी जाती है। अब ये गर्भवती महिलाओं के लिए है TD1, TD2 और TD बूस्टर। गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में TD1 दिया जाता है, 0.5 ml दी जाती है, मांसपेशी में दी जाती है TD की वैक्सीन। ये सब कहाँ दी जाती है? ऊपरी बाह पर दी जाती है। दूसरी वैक्सीन जब पहली वैक्सीन के 4 सप्ताह बाद दी जाती है। और TD का जो बूस्टर होता है वो यदि पिछले टीकाकरण में पिछला आपका टीकाकरण हुआ हो टेटनेस का, और उसके पहले ही 3 साल के अंदर अंदर आपका गर्भ आ गया हो, तो फिर हम TD1 TD2 नहीं देते हैं, फिर बूस्टर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं भारत द्वारा समाप्त किए गए 5 रोग। देखो ये स्टिक इसलिए लगाए कि ये मैंने किसी दिन बच्चों को पहुंचाया था, ये उन्मूलन याद कर लेना, और आज ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो एक लड़की ने इस तरह से टिक लगा के भेज दिया, तो वही पिक्चर मिल गया तो मैं ले आई आपको। तो ये पीलिया जो है वो 2014 में उन्मूलन हो गया था। आज ये रिंडर पेस्ट का पूछा था कि रिंडर पेस्ट का उन्मूलन कब हुआ। ये रिंडर पेस्ट एक पशुओं में होने वाली महामारी होती है, इसका उन्मूलन 1995 में हुआ है। इसके बाद स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन कब हुआ है? 1977 में। स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन भारत से 1977 में, और विश्व से कब हुआ है? 1980 में। मात्र ये पूछा जा सकता है अब अगले वाले में, मात्र और नवजात टेटनेस का उन्मूलन कब हुआ है? 2015 में। मात्र और नवजात टेटनेस उन्मूलन कब हुआ है? 2015 में। और याज जो होता है, याज रोग होता है, उसका उन्मूलन कब हुआ है? तो ये याज रोग होता है उसका उन्मूलन 2006 में हुआ है। याज रोग का उन्मूलन कब हुआ है? तो याज रोग का जो उन्मूलन हुआ है 2006 में हुआ। याज एक त्वचा रोग होता है जो बैक्टीरिया ट्रेपोनोमा पैलिडम पर्टेन्यू से होता है। किसके द्वारा होता है? याज जो होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम एक पर्टेन्यू एक बीमारी होती है, एक संक्रामक, उसके कारण ये हो जाता है। चलो अब मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ। अब ये ब्लैंक पेपर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने लिया है, जैसे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस।
जापानी इंसेफेलाइटिस जो वैक्सीन है उसको 2006 में टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया था। कब किया था? 2006 में किया था। इसकी जो पहली खुराक होती है, पहली जो खुराक दी जाती है वो 9 से 12 महीने में दी जाती है। पहली खुराक इसकी कब दी जाती है? 9 से 12 महीने में। और इसकी दूसरी जो खुराक दी जाती है वो कब दी जाती है? 16 से 24 महीने में। दूसरी खुराक कब दी जाती है? 16 से 24 महीने में। इसको 2 मोड द्वारा दिया जाता है। इसको SC मोड द्वारा भी दिया जाता है और IM मोड द्वारा भी दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो SC लगा के आइएगा। अगर लेकिन दोनों में से एक आए तो कोई भी इनमें से एक लगा के आइएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ विशेष क्षेत्रों में फैला हुआ होता है, हर क्षेत्र में नहीं फैला होता है। इसकी कितनी मात्रा दी जाती है? इसकी 0.5 ml मात्रा दी जाती है और इसको सबक्यूटेनियस मोड द्वारा दिया जाता है। मैंने बता दिया उपत्वचा में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? तो ये बाईं भुजा में दी जाती है। कहाँ दी जाती है? बाईं भुजा में। इसको बाईं भुजा में दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानी इंसेफेलाइटिस स्पेशली पूर्वी क्षेत्रों में ये फैला दिखता है और इसका प्रकोप हर 2 से 15 साल में होता है। ये क्यूलेक्स प्रजाति का एक मच्छर होता है, उसके द्वारा ये फैलता है। किसके द्वारा? क्यूलेक्स प्रजाति का एक मच्छर होता है, उसके द्वारा ये जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी, जिसके कारण डेंगू वगैरह फैलते हैं, उसी के कारण इसको उसी के कारण ये जापानी इंसेफेलाइटिस फैल जाता है। और ये मस्तिष्क में मेन फैलता है, मस्तिष्क के संक्रमण होता है, मस्तिष्क पर ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा डालता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा जो होती है, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है, इसको हम हिव बी बोलते हैं, इसको हिव बी बोलते हैं, हिव बी टाइप बी इसको रोग बोलते हैं। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा संक्रमण के कारण ये होता है। इसके कारण क्या होती है? ठंड लगती है, खांसी लगती है, ये सारी चीज़ें इसके कारण होती हैं। और इसको क्या क्या किसके साथ, इसको वैक्सीन कैसे दी जाती है? पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ, पेंटावेलेंट वैक्सीन के माध्यम से इसको दिया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन कहाँ दी जाती है? IM मोड मतलब पेशी में दी जाती है, ठीक है। कब कब दी जाती है? ये 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी 3 खुराक दी जाती हैं, इसमें किसी घोलक का उपयोग नहीं किया जाता और बाईं मध्य जांग में ये दी जाती है। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा कहाँ दी जाती है? बाईं मध्य जांग में हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे पोषण के पूछे जा रहे हैं, तो वो कैसे पूछे जा रहे हैं? जैसे कि आज पूछा जा गया था कि दालों में कितना प्रोटीन होता है, आज पूछा गया था कि दालों में कितना प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ। पुरुष में 54 ग्राम, महिला को 46 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए है। गर्भवती महिला को एवरेज 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। धात्री महिला को 59 से 63 ग्राम एवरेज प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। 0 से 6 महीने का बच्चा है तो उसको 8 ग्राम चाहिए है। 6 से 12 महीने का है तो उसको 10.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए है, ठीक है। 1 से 3 साल के बच्चे को 12.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए, इतना ही आपको याद रखना है। अब आपसे पूछें अगर कि 100 ग्राम मूंगफली में कितना प्रोटीन होता है, तो 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन होता है। आपसे पूछें 100 ग्राम चने में कितना प्रोटीन होता है, 100 ग्राम चने में 19 ग्राम प्रोटीन होता है। ये पूछा जा रहा है इस प्रकार का, ठीक है। 100 ml दूध में कितना प्रोटीन होता है? 3.4 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो नाइट्रोजन से बना होता है, तो विटामिन B जो होता है वो नाइट्रोजन से बना होता है, याद रखना। शाकाहारी लोग अधिकतर प्रोटीन जो है दालों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। दालों में प्रोटीन करीब 22 ग्राम प्रोटीन होता है दालों में। ये भी आज ही पूछा गया है ये कि दालों में कितने ग्राम प्रोटीन होता है। मांसपेशी का निर्माण करने वाले प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्टिन व मायोसिन। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन होता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो जीव द्रव्य में पाया जाता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। 20 से 30% पाया जाता है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में 9 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 11 अनावश्यक होते हैं। मानव शरीर का 15 से 16% भाग प्रोटीन से बनता है। इनमें 62% भाग पानी से बनता है, 16% वसा से बनता है, 6% खनिज से बनता है और 1% से कम कार्बोहाइड्रेट से बनता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42 होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर का समूह होता है, जिसे साइड चेन कहते हैं। एक मनुष्य को प्रतिदिन कुल 2000 कैलोरी
में से 10 से 15% अर्थात 200 से 300 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है। प्रोटीन के संगठन में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। इसमें फास्फोरस और सल्फर की भी अल्प मात्रा रहती है। प्रोटीन में और क्या क्या रहता है, कार्बन 50% रहता है, हाइड्रोजन 7% रहता है, ऑक्सीजन 23% रहता है, नाइट्रोजन 16% रहता है, सल्फर और फास्फोरस कितना रहता है, 0.6% रहता है। अब आपसे पूछें कि प्रोटीन में किस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, तो याद रख लेना कार्बन की होती है, उसके बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये एक बारी देख लो, ये आपको मेरे, अगर आपने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया होगा ना, तो आपको जो प्रोटीन का नोट्स दिया है मैंने, उसमें आपको ये सारे फैक्ट मिल जाएंगे। एंटीबॉडी सुरक्षित प्रोटीन है, ग्लोबिन रुधिर प्रोटीन है, कोलेजन त्वचा और अस्थि में पाया जाता है, हिस्टोन एक न्यूक्लियो गुणसूत्र होता है, इलास्टिन ऊतकों को फैलने और सिकुड़ने में सहायता करता है, फाइब्रोनोजेन रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है, कैरोटिन त्वचा बाल नाखून के लिए सहायता करता है, एक्टिन एक मांसपेशी में पाया जाता है, केसीन दूध में पाया जाता है, ग्लूटेलिन चावल में पाया जाता है, प्रोलेमिन दाल में पाया जाता है, मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन में ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, सींग में अल्फा कैरोटीन पाया जाता है, नाखून पंजे खुर में भी अल्फा कैरोटीन पाया जाता है, और ग्लेडिन और ग्लूटेन में गेहूं में पाया जाता है। बात करते हैं अनाज की। अनाज का अगर 100 ग्राम आप ले, आपसे पूछें कि 100 ग्राम अनाज में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, तो 100 ग्राम अनाज में 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। आपसे पूछें कि 100 ग्राम बसा में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, तो 1.2 ग्राम होता है। आपसे पूछें 100 ग्राम प्रोटीन में कितने ग्राम, 100 ग्राम अनाज में कितना प्रोटीन होता है, 9.3 ग्राम होता है। आपसे पूछें 100 ग्राम अनाज में कितने रेशे होते हैं, 6 ग्राम। आपसे पूछें 100 अगर ऊर्जा हमें मतलब 100 ग्राम जो दाल होती है उससे ऊर्जा कितनी मिलती है, तो ये 343 किलो कैलोरी मिलती है। 100 ग्राम दाल से रेशे कितने होते हैं, 6 ग्राम होते हैं। सबसे ज़्यादा दालों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। एडिसन रोग होता है वो किसके कारण होता है, एड्रेनल ग्रंथि के विकार के कारण होता है। एड्रेनल ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। हाशीमोटो रोग थायराइड, इसको हम थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि खुद ही खत्म हो जाती है। एक्रोमेगली रोग क्या होता है, हार्मोन विकार के कारण होता है, जरूरत से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। SIADH क्या होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। मैंने कल है ना एक मानव अंग की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र सब कुछ करवा दिया है, देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। 100 ग्राम अंडे में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, 100 ग्राम जो अंडा होगा उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, 1 ग्राम। 100 ग्राम सूखे मसालों में कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, 31 ग्राम। 100 ग्राम दुग्ध उत्पादों में कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, 16 ग्राम। 100 ग्राम सूखी मछली में कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, 1 ग्राम। तेल वसा में कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, 0। टेबल शुगर में कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, 100 ग्राम। एक बार ये पढ़ लो, आज ये पूछा गया था कि बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स की, मतलब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं, जो यौन रोग जिनको हम बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जो क्लैमिडिया होता है, क्लैमिडिया एक बैक्टीरिया के कारण होता है। सिफिलिस जो होता है ट्रैपोनोमा पैलिडम के कारण होता है। गोनोरिया भी गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया वेजिनोसिस, ये पांचों ऐसे यौन संचारित रोग हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। वायरस द्वारा कौन से यौन संचारित होते हैं, एक तो एड्स वायरस के कारण होता है जिसको रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। एक जेनिटल हर्पीज होता है, हर्पीज नामक वायरस के कारण होता है। जेनिटियल वार्ट्स मतलब होता है मस्से, है ना। HPV जो ह्यूमन पैपिलो वायरस होता है उसके कारण होता है। और हेपेटाइटिस, ये जो होते हैं यौन रोग, हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस B आ जाएगा और C आ जाएगा। हेपेटाइटिस B और C यौन संचारित रोग होते हैं। इसके अलावा ट्राइकोमोनासिस, पब्लिक लाइस और स्केवीज, ये क्या होते हैं, पैरासाइट द्वारा मतलब परजीवी के कारण होते हैं। ये अब आपसे पूछेंगे जो स्केवीज है, ये स्केवीज ज़्यादा चर्चा में है। ये स्केवीज किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट। तो आपको याद रखना है पैरासाइट मतलब परजीवी के कारण ये होता है। सिफिलिस रोग को हम क्या बोलते हैं, मौन रोग भी बोलते हैं। सिफिलिस रोग क्या कहलाता है, सिफिलिस रोग मौन रोग कहलाता है। ट्रोपोनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लैमिडिया जीवाणु के कारण होता है। सुजाक गोनोरिया जीवाणु के कारण होता है। मलाशय को ये प्रभावित करता है। HPV को हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं इसको, या मानव पैपिलोमा वायरस होते हैं। मानव से बच्चे में ये फैल जाता है। वायरल द्वारा कौन कौन से होते हैं, HIV, वार्ट्स मतलब मस्सा। बैक्टीरियल द्वारा गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं अपन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की। 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इंदिरा आवास योजना के रूप में सबसे पहले ये आरंभ की गई थी 1985 में। 2016 में इसको फिर से आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2022 तक सबको घर उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय द्वारा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा।
इसमें मैदानी क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा जो वित्त का हिस्सा होता है वो 60:40 होता है, और पहाड़ी क्षेत्र में जो वित्त का हिस्सा होता है वो 90:10 होता है। मतलब 90वां भाग केंद्र सरकार देगी और 10वां भाग राज्य सरकार देगी। ये तो हो गया। अब प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना थी वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आरंभ हुई थी, और जो शहरी आवास योजना है वो आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा आरंभ हुई। कब हुई थी शहरी आवास योजना? 25 जून 2015 को। इंदिरा आवास योजना 1985 में ही आवास हो गई थी, जिसमें गाँव में आवास का निर्माण किया जाता। इसी को अपडेट करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाए गए थे। किसके द्वारा आई थी? राजीव गांधी द्वारा लाई गई थी। बात करते हैं पीएम ग्रामीण सड़क योजना की। पीएम ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाई गई है। इसके 3 चरण है मुख्यतः, है ना। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा। पहला चरण कब आया था? 2000 में। दूसरा चरण 2013 में, और तीसरा चरण कब आया? 2019 में। इसमें पात्रता, ये तीनों चरण याद रखना, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2000, 2013 और 2019। पात्रता क्या है? मैदानी क्षेत्रों में 500 प्लस आबादी वाले क्षेत्रों में इसकी स्थापना की जाती है। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र या उससे अधिक की आबादी में। ठीक है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कों की स्थापना कहाँ की जाती है? बता रहे हैं कि अगर मैदानी क्षेत्र है तो जहाँ पे 500 से ज़्यादा आबादी होंगी वहाँ पे सड़कें बनाई जाएंगी, और उत्तर पूर्वी जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर 250 से अधिक, वहाँ पर 250 से अधिक जनजातीय क्षेत्र और उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएंगी। बात करें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सड़क योजना की, तो जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना कब आरंभ हुई है? 2000 में आरंभ हुई। ऐसे ही मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2010-11 में आरंभ हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से प्लस आबादी में सड़कें बनाई जाएंगी, और राजस्व क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में 250 प्लस आबादी पे सड़क योजना बनाई जाएंगी। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 15 अगस्त 2018 को आरंभ हुई थी। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा देने के लिए गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाता है, और विश्व की प्रमुख योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आरंभ हुई? 18 फरवरी 2016 को। ये योजना किसानों को विफलता या नुकसान से बचाती है, और किसानों को अपना बीमा कराना पड़ता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बहुत पूछी जा रही है। 2014 में ये आरंभ हुई थी, और इसका उद्देश्य है कि एक आदर्श ग्राम की स्थापना करना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आई थी। किसके लिए आई थी? अनुसूचित जाति के लिए। ये पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है वो विशेषतः किस जाति के लिए लाई गई है? तो अनुसूचित जाति के लिए लाई गई है। उसका उद्देश्य था एक आदर्श ग्राम की स्थापना करना जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हों, है ना। इसके तहत सांसदों को एक ग्राम पंचायतों को गोद लेने और उसके विकास का काम सौंपा जाता था। इसके अंतर्गत भी इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए, आर्थिक विकास किया जाए, सामाजिक सशक्तिकरण किया जाए, अनुसूचित जाति के लोगों को सशक्त बनाया जाए। इसके अलावा एक सांसद आदर्श ग्राम योजना है ना, जो कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को आई। इसमें पहले 2019 तक 3 गाँवों को लेने की बात की गई, और 2019 के बाद 5 गाँवों को लेने की बात की गई। टोटल कितने गाँवों को लेने की बात की गई है? 8 गाँवों को लेने की बात की गई है। जो भी सांसद रहेगा वो अपने क्षेत्र का या अपने जीवन साथी के क्षेत्र से एक गांव को गोद ले सकता है। मैंने जब योजना ग्रामीण विकास की आप लोगों को कराई थी तब उसका मैराथन मैंने करवा दिया था, वहां पे देख लेना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आरंभ हुई थी। ये विभाग पूछ सकते हैं, आज बहुत सारी योजनाओं में मंत्रालय पूछे गए थे। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है किस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। रसोई गैस उपलब्ध करवाने के लिए इसको आरंभ किया गया था। ये देखो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 17 जून 1956 को आया। 2005 और 2015 में इसमें संशोधन किए गए हैं। इसमें धारा 15 में संशोधन मेन किया गया। आपसे पूछें कि किस धारा में संशोधन किया गया है? कोई नई धारा इसमें नहीं जोड़ी है, बल्कि इसमें धारा को हटाया है। ठीक है, तो आपसे पूछे किस धारा में संशोधन किया गया है, तो धारा 15 में इसमें संशोधन किया गया है। इसमें 31 धाराएं हैं और इसमें 4 अध्याय हैं। इसमें अनुसूची वर्ग द्वितीय के अंतर्गत प्रविष्टि फर्स्ट से पिता शब्द को हटाकर वर्ग 1 में माता के बाद इसे शामिल किया गया। मतलब पहला हक माता का होगा, फिर पिता का होगा, ऐसा अपडेट किया गया है।
2005 से पुत्री भी पुत्र के बराबर होगी। अधिनियम को 4 श्रेणी में बांटा है। प्रथम श्रेणी में पत्नी, पुत्र, माता पिता, विधवा पुत्री के पुत्र, ये सब आ जाएंगे। द्वितीय में दादा दादी, भाई बहन, भाई का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन का पुत्र आ जाएगा। सगोत्र में, एग्नेट में रक्त से संबंध वाले आ जाएंगे। और सजातियों में पुरुष के अलावा जो भी होंगे वो सजातीय में आ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में परिवर्तन कर लेगा तो उसे इस उत्तराधिकार का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी ने अपने पिता की हत्या की होगी तो वो भी इससे वंचित रहेगा, मतलब हत्यारा होगा वो भी इससे वंचित रहेगा। अनैतिक व्यापार अधिनियम इसी महिलाओं के अनैतिक व्यापार से, अनैतिक तस्करी से संबंधित है ना। ये 30 दिसंबर 1956 को आया। इसके पहले ये 9 मई 1950 को लागू हो गया था। इसमें नियम राज्य सरकार बनाते हैं। बालक इसमें 16 से 18 साल तक के रहते हैं। और वेश्यागृह चलाने पर 1 साल से 3 साल तक का जुर्माना और 2000 की सज़ा दी जाती है। दूसरा बार अगर ऐसा करते हो, पहली बार सज़ा मिलने के बाद भी, तो फिर 2 से 5 वर्ष सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना। 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति के साथ अगर वेश्यावृत्ति वाला जीविकोपार्जन करते हो तो 2 वर्ष की सज़ा और 1000 जुर्माना। और बालक के साथ वेश्यावृत्ति करते हो तो 7 से 10 वर्ष सज़ा। वेश्यावृत्ति को प्रेरित करने पर 3 से 7 वर्ष सज़ा। मैंने इन अधिनियम का रिवीजन आपको करवाया है ट्रिक द्वारा। बाकी इन अधिनियम के सारों के अगर आप एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। माइंड ब्लोइंग जॉब है, आप लोगों के लिए बिल्कुल लगे लगाए आपको मिल गई है एग्ज़ाम से बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई करके निपटे हो और आप इसके जो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि इसमें ICMR है, इसमें पूरा न्यूट्रिशन है, इसमें पूरा खाद्य संरक्षण अधिनियम है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, आप में से किसी ने भी अगर BSc बायो से किया हो, BSc आपने मैथ्स से किया हो जिसमें एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, या आपने माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, या आपने बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, आप सारे लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 45 साल तक की लड़कियां और 40 साल तक के लड़के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम इसका बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के कहने पर हम इसको 5 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। एप्लीकेशन पर ये कोर्स अवेलेबल होगा। हमारा जो बैच का नाम है वो है ट्रिकी बैच। ट्रिकी बैच है हमारा, फूड सेफ्टी ऑफिसर का ट्रिकी बैच है। और इस ट्रिकी बैच में आपको सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा याद करवाए जाएंगे। भूलने का झंझट ही नहीं, याद करने का झंझट ही नहीं, सब कुछ ट्रिक द्वारा बहुत आसानी से। लेकिन एक क्राइटेरिया है हमारे यहाँ का, केवल 100 लोगों को, पार्ट ए और बी दोनों कवर करवाया जाएगा। केवल 100 लोगों को ये 1999 में है। उसके बाद इसका जो चार्ज है वो 3999 हो जाएगा अगले 100 लोगों के लिए, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। हर एक टॉपिक की ट्रिक बनाकर उसके नोट्स देने वाले हैं, हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स देने वाले हैं, हर एक टॉपिक का आपको MCQ देने वाले हैं, हर एक टॉपिक की आपको थ्योरी देने वाले हैं, तो और टेस्ट देने वाले हैं। ये सारी चीज़ आपको एक जगह पर उपलब्ध होगी। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। साथ ही हमने एक फूड सेफ्टी ऑफिसर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। फ़ोन मत लगाइएगा, फ़ोन में रिसीव नहीं कर पाती हूँ, प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सारे लोग व्हाट्सअप में देखूंगी और व्हाट्सअप पर मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो सारे लोग जो लेना चाहते हैं वो ले ली। अगर जो लेना चाहते हैं शुरू के 100 लोगों में ही इनरोलमेंट करा दीजिएगा। जो इनरोलमेंट है या इसका रजिस्ट्रेशन है 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। जो शुरू के 100 लोग रहेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली 1999 के बाद ऑटोमेटिकली जो चार्ज है वो 3999 आ जाएगा। उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, विथ ट्रिक मिलेगा। इसके अलावा हैंड रिटन थ्योरी वाइज नोट्स मिलेंगे पूरे, और MCQ मिलेंगे हर टॉपिक के। बहुत ईजी लैंग्वेज में पूरा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। अधिकारी लेवल की जॉब है, सारे लोग इसको जरूर कीजिएगा। ये बाल विवाह अधिनियम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो शुरू से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बाल विवाह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को आया था। पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को आया था। 2-3 सितंबर वो भी पूछा गया। 10 जनवरी 2007 को इसका पारित हुआ था। मैंने किशोर न्याय अधिनियम का रिवीजन इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने सुबह ही वीडियो डाला है किशोर न्याय अधिनियम का। नहीं देखा हो तो फटाफट देख लो। उसमें अनाथ बच्चों से संबंधित प्रश्न, उसमें गोद लेने से संबंधित प्रश्न, मतलब उसमें सब कुछ कवर किया गया है। नहीं देखा हो तो फटाफट उसको देख लो। इसमें न्यायालय कुटुंब न्यायालय की तरह रहेंगे। लड़की इसकी आयु बाल विवाह में 18 साल तक की होना चाहिए, नहीं तो बाल विवाह कहलाएगा। और लड़कों की 21 साल होना चाहिए। 2006 और 2021 में बाल विवाह में संशोधन हुआ था, और इसके तहत विवाह जो होंगे वो शून्य करणीय होंगे, शून्य नहीं होंगे। 2 वर्ष के अंदर शून्य करने की अर्जी दे सकता है वयस्कता धारण करने के। सजा 2 वर्ष से 1 लाख रुपए और संघीय और अजमानतीय होंगे।
ये अपराध की प्रवृत्ति, इसमें धारा 21 है, 3 अध्याय हैं, 2021 में संशोधन हुआ। इसके तहत ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। जिला स्तर पर DWCDO होता है, जिसको हम जो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, और विकास खंड में चाइल्ड डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं, जो इसके तहत नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आज ट्राइफेड भी पूछा था, वैसे मैंने जनजातीय योजना आपको करवाई थी, तब मैंने ट्राइफेड करवाया था 1987 में। राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है, 1987 में जनजातीय मामलों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम 1984 के तहत स्थापना हुई थी। उद्देश्य था जनजातीय लोगों का आर्थिक विकास बढ़ाना, है ना, और संस्थागत रूप से उनको मतलब उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। एक सेकेंड, मैं वो टॉपिक उठा लूँ, उनके बारे में एक एक करके आपको बता देती हूँ। हाँ, मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना सबसे पहले कब आरंभ हुई? 1995 में आरंभ हुई। ठीक है, 1995 में हुई। 2001 से यहाँ पर क्या किया जाने लगा? पका हुआ खाना दिया जाने लगा। पका हुआ खाने में क्या दिया जाने लगा? खिचड़ी और दलिया। 1995 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसमें क्या किया जाता था? कच्ची दाल, गेहूँ, चावल ये दे दिए जाते थे, है ना, 1995 में जब स्थापना हुई थी। फिर 2003-4 से इसमें क्या किया? रुचिकर मेनू के अनुसार भोजन दिया जाने लगा। रुचिकर मेनू के अनुसार मतलब पूरा खाना, पूरी रोटी सब्जी दाल चावल ये सारा दिया जाने लगा, है ना। इसमें 450 किलो कैलोरी दी जाती है जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, और 700 किलो कैलोरी दी जाती है जो माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2007-8 से इसको माध्यमिक स्तर पर जोड़ दिया गया। पहले केवल इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे आते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें माध्यमिक स्तर तक के बच्चे आ जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसमें हाई स्कूल हाई सेकेंडरी वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मिड डे जो मील योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका साफ साफ ये उद्देश्य है उपस्थिति बढ़ाना बच्चों की। ये बिल्कुल मत लगा के आना कि पोषण प्रदान करना, उपस्थिति बढ़ाना मेन उद्देश्य है, अगर उपरोक्त सभी आंसर नहीं दिए हों। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना कर लेना, 2001 में आरंभ हुई थी, है ना, 2001 में आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य था जो गरीब से भी जो गरीब परिवार है उन्हें अनाज उपलब्ध कराना, और इसमें 35 किलो जो है अनाज उपलब्ध प्रति परिवार कराया जाता है। एक क्वेश्चन आया था गर्भवती महिला के बारे में। गर्भवती महिला को कैफीन का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? तो गर्भवती महिला को कैफीन का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे का विकास बाधित होता है। बच्चे का विकास बाधित होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि गर्भवती महिला को क्या हल्दी देना चाहिए? नहीं, हल्दी नहीं देना चाहिए। हल्दी में क्या होता है, एक एंटीबायोटिक गुण हो पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उससे गर्भपात का खतरा हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी में चलता है, लेकिन अलग से दही ज़्यादा हल्दी देने पर ये मतलब नुकसानदेह हो सकता है गर्भवती महिला को। ये क्वेश्चन आज पूछे गए थे गर्भवती महिला से संबंधित। इसके अलावा गर्भवती महिला का अगर वजन बढ़ जाए, तो क्या देना चाहिए? तो उनको फाइबर युक्त भोजन देना चाहिए। ये थोड़ा सा दिमाग से आप कर सकते हैं। दिमाग से अगर करेंगे तो ये को याद हो जाएगा। जिंक जो होता है, जिंक की कमी से क्या होता है? जिंक की कमी से याददाश्त कमज़ोर होती है, बांझपन पाया जाता है। इसके बाद डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि इंसुलिन में ये पाया जाता है। ये सारी चीज़ जिंक में आपको दिख सकती है। इसके अलावा हाइपोकैलेमिया भी इसकी कमी से हो सकता है। तो आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने आपको बताए हैं। गर्भावस्था के दौरान क्या खाना चाहिए ये देख सकते हैं आप। विटामिन्स लेना चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेते हैं। देखो, विटामिन B9 और विटामिन B12 बहुत आवश्यक होते हैं। तंत्रिका नाल आज पूछा था कि तंत्रिका नाल दोष के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन 9 और विटामिन 12 दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई दोनों अगर दें तो विटामिन B9 लगाना, और कोई एक दे तो दोनों में से कोई एक जो भी हो वहाँ पे लगाया ना। इसके अलावा ओमेगा 3 लेने की सलाह दी जाती है। मांस, चिकन, अंडे, डेयरी खाद्य पदार्थ प्रोटीन के लिए खाने दिया जाता है। कम वसा वाले किस्मों का चयन करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वसा वाला नहीं हो। ज़्यादा कैलोरी वाले चीज़ों से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड से परहेज करना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं खाना चाहिए। कच्चा अंडा और कच्चा मछली खाने से भी मना किया है। गर्भावस्था के दौरान कैफीन लेने की भी मना किया जाता है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, सबसे पहले वो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है वर्तमान में? कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? ठीक है, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? सारे लोग इसका कमेंट करके आंसर तो नहीं पता है तो जल्दी से गूगल करो, गूगल से देखो। इसकी शुरुआत 2007 से में हुई थी और इसकी कितनी राशि दी जाती है ये आप लोग को मुझे बताना है। ये इकट्ठे 5 योजनाओं का समूह है। सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत ये आता है। 2017 में पूछा गया था, अभी भी पूछने के चांसेस है अगली शिफ्ट में। और जिसको भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं सारे लोग लाइक कर दो, सारे लोग कमेंट कर दो। आप सारे लोगों का कमेंट में पढ़ती हूँ। जो उनका भी आगे एग्जाम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आने वाले में कल ही मोहन यादव ने घोषणा की है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने घोषणा की है कि करीब 5 लाख वैकेंसी वो 5 साल में 2.5 लाख वैकेंसी लेके आने वाले हैं, सॉरी। तो वो 2.5 लाख वैकेंसीज में आपकी सुपरवाइज़र की भी आ सकती है, नगर निगम नगर पालिका में भी आने का बता रहे हैं। और भी बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पोस्ट नहीं आती थी, वहाँ आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए उनको बहुत अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा आने वाली वैकेंसी की जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो करके रखिएगा। मेरे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिएगा, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल सकती है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर सेव करवा दीजिए। जैसे ही आप मेरा मुझे हाय लिख के भेजेंगे तो एक इंटरफेस आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ आपको मेरा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब कुछ, टेलीग्राम सारी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे उससे ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, हम सारी वहाँ तैयारी करेंगे। वर्ग 2 वर्ग 3 की भी तैयारी, आबकारी की भी तैयारी सारी ग्रुप के माध्यम से करेंगे। और सबसे पहले जिसका बायो स्ट्रीम हो, साइंस मैथ्स स्ट्रीम हो, वो सबसे पहले वाला FSO जरूर ज्वाइन करना। एक अधिकारी वर्ग का जॉब है और अधिकारी आप जरूर बनोगे, ठीक है। 6260190944 पर अपना नंबर सेव करवा देना। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। आज जिन जिनका पेपर है सारे लोगों को ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से पेपर देना। सोडा या काफ़ी कैफीन युक्त पेय पदार्थों की जगह कुछ पेय पीना है तो जूस दूध पी लेना चाहिए। रोजाना 200 मिलीग्राम तक कैफीन का सेवन सुरक्षित माना जाता है। इससे ज़्यादा करोगे तो खतरनाक हो सकता है। 200 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा करोगे तो वो क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। नीति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। इसको पुराना नाम योजना आयोग है। गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। गैर संवैधानिक निकाय है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान सुमन के वैरी हैं। प्रथम CEO सिंधु श्री गुल्लर थे, वर्तमान CEO सुब्रमण्यम है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नीति आयोग कोई भी वित्त का आवंटन नहीं करता है, याद रखना। क्या नीति आयोग वित्त आवंटन करता है? बिल्कुल नहीं करता। राष्ट्रीय विकास परिषद इसको अंतिम अनुमति देता है। इसके लिए 13 सूत्रीय जो है सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, 13 सूत्रीय निर्देश। मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 में हुआ। 3 साल कार्यकाल है। प्रथम अध्यक्ष कृष्णकांत तोमर हैं। वर्तमान इसमें महिला आयोग के रिक्त पद है इसका। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो विजया राहटकर हैं और पहली थी जयंती पटनायक। 31 जनवरी 1992 में स्थापना हुई। 3 साल इसका कार्यकाल होता है। बाल संरक्षण आयोग की बात करें, 5 मार्च 2007 को इसका गठन हुआ। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 और 5 65 वर्ष होता है और सदस्यों का 3 साल या 60 वर्ष होता है। जो पहले हो प्रथम अध्यक्ष इसके संता सिन्हा थी। वर्तमान इसके प्रियंका कानून है भारत के। और मध्य प्रदेश के कौन है? देवेंद्र मौर्य हैं। मध्य प्रदेश के कौन है? देवेंद्र मौर्य हैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो जितने भी आनुवंशिक रोग हैं उनके लिए लेके आने वाली हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो उसका वेट कीजिएगा। जिनका आगे पेपर है, जिनका शाम को पेपर है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। सबको अच्छे से करना, शांति से करना। विवेक वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।